हेलो एंड वेलकम टू द चैनल नर्मदा मैन। इस वीडियो में हम 2022 के इंटरनेशनल इवेंट्स और मैपिंग से रिलेटेड पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका बिकम ड्राई एंड टर्न्ड इनटू डेजर्ट। कि रिसेंटली कौन सी लेक है जो वेस्ट अफ्रीका में लोकेटेड है और अभी डेजर्ट में धीरे धीरे कन्वर्ट हो रही है। पहला जो ऑप्शन है वो दे रखा है लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया कहाँ है? सेंट्रल अफ्रीका में। और ये क्या है? वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। फ्रेश वाटर लेक। तो क्या ये ड्राई हो रही है? तो ऐसा कुछ नहीं है, ये अभी भी क्या है, फुल्ली फंक्शनल जो लेक है वो है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए लो लेक वोल्टा, इसके बारे में भी अपने को जनरली पता होता है। और ये कहाँ है? घाना में है। और लेक वोल्टा के बारे में खास बात क्या है? ये लार्जेस्ट मैन मेड लेक है। तो लार्जेस्ट मैन मेड लेक है, ठीक है। तो ये वाला भी गलत हो जाएगा कि ये ड्राई अप हो रही है। नहीं ड्राई अप हो रही है, अभी भी अच्छी खासी मतलब यहाँ इसमें पानी है। और ये किससे फॉर्म हुई है? एक एकोसोम्बो डैम है घाना में, तो उसके ऊपर ये उससे ये फॉर्म हुई है। उसके बाद बोल रहा है लेक ओगुटा। लेक ओगुटा कहाँ है? ये नाइजीरिया में है, लेकिन ये भी स्टिल एग्जिस्ट कर रही है और ये भी ड्राई अप नहीं हो रही। लेकिन ये जो लेक फैगुबीन है, ये एक्चुअल में क्या थे, ये माली में जो नाइजर रिवर है उसके ऊपर है। और ये रिसेंटली क्या देखा गया है कि ये काफ़ी ड्राई अप हो रही है, ठीक है। तो इसमें जो रिवर फ्लो है वो भी रिड्यूस कर गया है और एक तरीके से ड्रोट है वो भी देखी जा रही है। और धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो सैंड ड्यून्स हैं और जो डेजर्ट है वो भी इसको कवर कर रहा है। तो इसका जो एरिया है वो रिड्यूस कर गया है। तो इवन सैटेलाइट पिक्चर्स में देखा जा रहा है कि ये धीरे धीरे क्या ड्राई अप हो रही है और डेजर्ट लाइक एक तरीके से कन्वर्ट हो रही है। तो इसमें बी वुड बी राइट आंसर। देखिए जो फैगुबीन और ओगुटा है इसके बारे में हम बहुत कम पढ़ते हैं और इसके जो आंसर हैं, जो ऑप्शंस हैं, वो भी थोड़े थोड़े क्लोज से हैं। तो बिल्कुल ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, लेकिन याद रखना है जो फैगुबीन है वो ड्राई अप कर रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछ रखा है गांडीकोटा जो कैनियन है उसके बारे में। कैनियन का मतलब होता है घाटी एक तरीके से, ठीक है। तो ये किस बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी रिवर है जिसने ये कैनियन है वो क्रिएट की है? तो बेसिकली जो गांडीकोटा कैनियन है इसको क्या बोलते हैं? ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ठीक है, कैनियन ऑफ इंडिया। और ये किसके ऊपर सिचुएटेड है? ये जो पेन्नर रिवर है उसके ऊपर सिचुएटेड है। और कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो और ये बनी कैसे? ओवर टाइम क्या हुआ है, रिवर इरोजन हुआ है, तो उसकी वजह से डीप गोर्जेस बन गए और उससे कैनन बनी है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? पेन्नर रिवर। अब हम देखें कि क्या बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। कावेरी रिवर है, तो ये भी बिल्कुल गोर्ज फॉर्म करती है। जैसे यहाँ मेकेदातु ये इसके ऊपर है। वैसे ही जो मंजीरा रिवर है वो किसके ट्रिब्यूटरी है? वो गोदावरी रिवर की क्या है? ट्रिब्यूटरी है। ऐसे तुंगभद्रा रिवर है, ये कहाँ है? ये बेसिकली जो कृष्णा रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कई वैली वगैरह फॉर्म होते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है, गांडीकोटा कैनियन से रिलेटेड नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा? पेन्नर वुड बी आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें एक तरफ पीक दे रखा है, दूसरी तरफ माउंटेन है, इसकी मैचिंग करवा रखी है। तो देखो नामसा परसा के बारे में पूछ रखा है। तो नामसा परसा क्या है? ईस्टर्न हिमालय में लोकेटेड है। और वो भी कहाँ? अरुणाचल के पास, अरुणाचल प्रदेश के पास, ठीक है। खास बात क्या है कि यहाँ से जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो गुजरती है। ब्रह्मपुत्र को या लोंगसांगपो रिवर भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो बैंड है उस ब्रह्मपुत्र रिवर में, तो वो बैंड के लिए ये जगह बहुत फेमस है। तो नामसा परसा क्या ये गढ़वाल हिमालय में है? गढ़वाल कहाँ? उत्तराखंड में। तो ये वाली बात तो गलत हो जाएगी। तो पहला तो गलत है। दूसरा बोल रहे हैं जो नंदा देवी है वो क्या कुमाऊँ हिमालय है? तो बिल्कुल जो उत्तराखंड का कुमाऊँ वाला रीजन है वहाँ पर जो नंदा देवी है ये पीक लाई करती है। तो और ये इंडिया की क्या है, जो सेकंड हाईएस्ट पीक है
ठीक है। तो इस वजह से जो सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड है नोकरेक, क्या ये सिक्किम में है? नहीं, नोकरेक तो हमारा कहाँ है, मेघालय में है। और मेघालय में जो गारो हिल्स है, ठीक है, गारो खासी जंतिया, गारो खासी जंतिया, ऐसे 3 हिल्स हैं मेघालय में, ठीक है। तो उनमें जो गारो हिल्स है उसका पार्ट है कौन, नोकरेक। तो क्या इसका सिक्किम से लेना देना है? तो सिक्किम से नहीं, ये वाला ऑप्शन भी गलत है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ओनली 2 वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रखा है कि द टर्म लेवांट ओपन हर्ड इन द न्यूज़, तो ये कौन से रीजन से बिलोंग करता है? तो देखिए लेवांट कहाँ है, जो ईस्टर्न मेडिटेरियन है, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन है, इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, जैसे सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, ठीक है, इजराइल हो गया, या जॉर्डन हो गया, ठीक है, जो पार्ट ऑफ पैलेस्तीन है। तो ये सब क्या है, ये लेवांट रीजन के से जो एडजॉइनिंग कंट्रीज है उनके नाम है। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, रीजन अलोंग ईस्टर्न मेडिटेरेनियन शोर, तो बिल्कुल सही बात है कि भाई मेडिटेरेनियन के आसपास वाले जो रीजन है उसको लेवांट बोलते हैं। अगला जो इसमें बाकी ऑप्शन दे रखे हैं उनको देख लेते हैं एक बार। तो नॉर्थ अफ्रीकन सोर्स के अराउंड जो रीजन है, जैसे इजिप्ट से लेके मोरक्को के आसपास, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मगहरेब रीजन, ठीक है। तो मगहरेब रीजन बोलते हैं इसको। इसके बाद जो बोल रखा है, जो पर्शियन गल्फ और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अलोंग जो रीजन है, तो ये तो बेसिकली जो अरेबियन पेनिनसुला है उसकी बात कर रहे हैं, अरेबियन पेनिनसुला, ठीक है। उसके बाद एंटायर कोस्टल रीजन ऑफ मेडिटेरेनियन सी, तो नहीं, ये वाला थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड हो गया। तो बेसिकली जो ईस्टर्न पार्ट है उसी को बोलते हैं मेडिटेरेनियन सी के अराउंड, तो यूरोप भी आ जाएगा, अफ्रीका भी आ जाएगा, इवन जो ये लेवांट वाला रीजन है वो भी आ जाएगा। तो ये काफ़ी ब्रॉड है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या है, ए वुड बी राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रखा है तो कंट्री बॉर्डरिंग अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान को कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती हैं? तो एक बार हम अफगानिस्तान का मैप देख लेते हैं। देखिए ये अफगानिस्तान का मैप है, कौन कौन इसको बॉर्डर कर रहा है, उज्बेकिस्तान कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा देखें तो तजाकिस्तान कर रहा है, तुर्कमेनिस्तान कर रहा है, इधर पाकिस्तान भी बॉर्डर कर रहा है और ईरान बॉर्डर कर रहा है। अब अपने ऑप्शंस देखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में देख रहा है कि अजरबैजान, क्या अजरबैजान बॉर्डर करता है? तो बिल्कुल अजरबैजान तो बॉर्डर नहीं करता है, ठीक है, अजरबैजान तो ये तो बॉर्डर नहीं करेगा। उसके बाद किर्गिस्तान, क्या इसको टच करता है? तो किर्गिस्तान भी ऊपर रह जाता है। तो बेसिकली जो एक तरफ किर्गिस्तान है, एक तरफ कौन है जो उज्बेकिस्तान के ऊपर है, वो कजाकिस्तान है, ठीक है। तो ये दोनों टच नहीं करते हैं, तो जो किर्गिस्तान है वो भी टच नहीं करता है। तजिकिस्तान टच करता है, बिल्कुल टच करता है, तो तजिकिस्तान टच करेगा। उसके बाद तुर्कमेनिस्तान भी टच करता है और जो उज्बेकिस्तान है वो भी टच करता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो अगर हम आंसर देखें तो जो तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान ये तीनों टच करते हैं, तो 3, 4, 5 वुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें मोनोजाइट के बारे में पूछ रखा है, ठीक है। तो मोनोजाइट क्या है, बेसिकली एक रेयर अर्थ मेटल है। तो ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं जिसमें क्या है, सीरियम, लेंथियम, नियोडियम, ये सब कंटेन करता है। तो इसमें देख लेते हैं कि क्या मोनोजाइट इज ए सोर्स ऑफ रेयर अर्थ, तो ये वाली बात तो सही है, ठीक है। उसके बाद मोनोजाइट कंटेन थोरियम, तो ये भी इस बात सही है कि थोरियम बियरिंग मिनरल है एक तरीके से, ठीक है। और जो इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उससे काफ़ी रिलेवेंट है, तो जो दूसरा ऑप्शन है वो भी सही है। थर्ड है कि मोनोजाइट अकर्स नेचुरली इन द एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड्स इन द इंडिया। देखिए ये बोल देना कि हर जगह ही मोनोजाइट प्रेजेंट है, ये तो काफ़ी क्या है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। तो एक्चुअल में जो इंडिया का कोस्टल पार्ट है वहाँ पर ये बहुतायत में पाया भी जाता है। तो इंडिया जैसे कोस्टल जो डिपॉजिट्स हैं अलोंग केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, वहाँ पाया जाता है। लेकिन जो एंटायर वर्ल्ड है उसकी वजह से ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस और एक्सपोर्ट मोनोजाइट। तो ये वाली बात सही है, क्योंकि मोनोजाइट किस में यूज़ होता है, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन वगैरह में यूज़ होता है। तो इस वजह से जो प्राइवेट सेक्टर है
उसके लिए काफ़ी कम इसको ओपन कर रखा है। और जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट है उसके अंदर एक सब्सटेंस एक की तरह इसको ट्रीट किया जाता है, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट, ठीक है। तो इसकी वजह से जो गवर्नमेंट बॉडीज़ है वो इसको कंट्रोल करती हैं और इंडिया इसको एक स्ट्रेटजिक रिसोर्स की तरह मानता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 2 4 वुड बी करेक्ट आंसर। जैसे ही आप 3 गलत करते हो तो 3 गलत करने के बाद एक ही नेचुरल चॉइस बनती है, वो है बी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें वेटलैंड और एक तरफ लोकेशन की मैपिंग दे रखी है, ठीक है। तो पहला हम देख लेते हैं होकेरा वेटलैंड। तो होकेरा कहाँ है, ये J&K में है, जम्मू एंड कश्मीर में है, क्या ये पंजाब में है? नहीं नहीं, पंजाब में क्या है, बेसिकली हरीके वेटलैंड है। कौन सी वेटलैंड है, हरीके वेटलैंड। तो पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा रेणुका वेटलैंड, क्या ये हिमाचल प्रदेश में? तो बिल्कुल जो हिमाचल का सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर है, और ये क्या है, एक रामसर साइट भी है, तो दूसरा तो सही है। थर्ड है रुद्र प्रताप सागर लेक, क्या ये त्रिपुरा में है? तो बिल्कुल त्रिपुरा में है। और यहाँ एक नीर महल है, वाटर पैलेस, तो उसके लिए भी ये जानी जाती है, ठीक है, नीर महल उसके लिए भी जानी जाती है। तो ये भी रामसर साइट है और इम्पोर्टेंट साइट है, तो थर्ड भी सही है। सस्ताम कोटा, क्या ये तमिलनाडु में है? नहीं, ये बेसिकली जो कोल्लम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला है वहाँ पर है। तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी क्या है, गलत है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो 2 और 3 है वो सही है, तो ओनली 2 वुड बी करेक्ट आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर CAT के बारे में पूछ रखा है कि विच मॉनिटर्स द इमिशन रिडक्शन प्लेज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। ये क्या है, तो बेसिकली ये क्या है, एक डेटाबेस है क्रिएटेड बाय कोएलिशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये क्या करता है, ये डेटाबेस है और जितने भी जो NDCs हैं, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन वगैरह, अंडर पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस एग्रीमेंट किसके अंडर आता है, UNFCCC इसके अंडर आता है, तो इनको ट्रैक करता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या करता है, एक तरीके से क्लाइमेट एनालिटिक्स हो गया या फिर न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूशंस, ये सब बेसिकली ये मैनेज करता है। और क्या ये UN का पार्ट है, तो ये ना तो UN का पार्ट है, ठीक है, ना ही इसका IPCC है, उससे कोई लेना देना है। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, क्या विंग ऑफ IPCC है? तो नहीं, IPCC तो क्या करता है, बेसिकली जो क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग जो रिपोर्ट्स हैं उनको कंपाइल करता है। थर्ड है कमिटी अंडर UN, तो UNFCCC के अंडर कोई कमिटी है? तो ऐसा भी कुछ नहीं है। ऐसे ये एजेंसी प्रमोटेड एंड फाइनेंस्ड बाय UN, UNEP और वर्ल्ड बैंक, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ओनली 1 वुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम ये 42 वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें क्या पूछ रखा है, 4-5 ऑप्शन दे रखे हैं और नीचे एक्चुअल में 1 2 3 4 वाले से ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो पहला जो स्टेटमेंट है इसमें वो दे रखा है, द क्लाइमेट ग्रुप इज एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट डिराइव क्लाइमेट एक्शन बाय बिल्डिंग लार्ज नेटवर्क एंड ट्रेंड्स देम, कि एक तरीके से इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है, ठीक है, जो बेसिकली किस पे काम करता है, क्लाइमेट एक्शन पे काम करता है, ठीक है। तो सही बात है। बेसिकली जो क्लाइमेट ग्रुप है उसने जैसे RE100 है, RE100 हो गया, या फिर EV100 हो गया, या फिर EP100 हो गया, ऐसे जो इनिशिएटिव्स हैं वो चलाएं, तो बिल्कुल ये क्लाइमेट से रिलेटेड क्लाइमेट एक्शन पे काम करता है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन दे रखा है, तो पहला तो सही हो जाएगा, द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज ए इन पार्टनरशिप विद क्लाइमेट ग्रुप लॉन्च्ड ग्लोबल इनिशिएटिव EP100। बेसिकली ये वाली जो बात है ना कि IEA के साथ इन्होंने मिलके किया है, तो ये गलत है। क्लाइमेट ग्रुप ने लॉन्च किया ये सही है, लेकिन इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब देखिए EP100 के बारे में पूछ रखा है कि EP100 ब्रिंग टुगेदर लीडिंग कंपनीज कमिटेड टू ड्राइविंग इनोवेशन इन एनर्जी एफिशिएंसी एंड इंक्रीजिंग कॉम्पिटिटिवनेस वाइल डिराइविंग ऑन एमिशन रिडक्शन गोल्स। तो ये बोल रहा है कि जो बहुत सारी कंपनीज हैं उनको साथ में लेके आता है और बेसिकली एनर्जी एफिशिएंसी पे काम करता है, एमिशन को रिड्यूस करने पे काम करता है। तो बिल्कुल ये EP100 ऐसा ही इनिशिएटिव है जिसमें एनर्जी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट पे काम किया जाता है। साथ ही जो एक तरीके से कॉरपोरेट इनिशिएटिव है जिससे एमिशन को रिड्यूस किया जा सकता है, तो ये तीसरा सही है। चौथा बोल रखा है कि सम इंडियन कंपनीज आर मेंबर ऑफ EP100।
तो ये तो बहुत जेनरिक स्टेटमेंट है कि कुछ कंट्रीज तो होंगी, कंपनीज तो होंगी। जब बोल रहा है कि कंपनीज को ये लेके आ रहा था, कुछ इंडियन कंपनीज भी होंगी, तो ये भी जेनरिक स्टेटमेंट है, कुछ खास इसमें गलत करने लायक है नहीं। पांचवा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, IEA इज द सेक्रेटरिएट टू द अंडर टू कोएलिशन। तो बेसिकली जो अंडर टू कोएलिशन का सेक्रेटरिएट है उसको कौन हैंडल करता है, द क्लाइमेट ग्रुप, ठीक है। तो जो द क्लाइमेट ग्रुप है वो इसको हैंडल करता है। तो क्या ये IEA करता है, तो ये वाली बात भी गलत हो जाएगी, तो ये नहीं करता है इसमें, ठीक है। तो इसमें अगर हम आंसर देखें तो जो 1, 3 और 4 है वो करेक्ट है। और देखिए जो 2 और 5 हैं उसमें बेसिकली 2 फैक्ट्स दे रखे हैं। तो जनरली ऐसे फैक्ट्स वाले क्वेश्चंस अगर ऑल 5 करना हो तो हमें हटा देने हैं, लेकिन जो बाकी 1, 3 और 4 हैं ये जेनरिक स्टेटमेंट है और इनमें गलत करने लायक कुछ ज़्यादा है भी नहीं। तो इसमें 1, 3 और 4 आराम से एग्ज़ाम सेटिंग में भी किया जा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें रिजर्वोयर दे रखा है और उसका स्टेट पूछ रखा है, उसकी मैपिंग करवा रखी है। तो जो घाट प्रभा है ये क्या तेलंगाना में है तो नहीं, घाट प्रभा जो रिवर है वो भी कहाँ है, वो तेलंगाना में नहीं है, वो कहाँ, कर्नाटका में, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो गलत दे रखा है। तो दूसरा है गांधी सागर, वो मध्य प्रदेश में, तो बिल्कुल ये जो गांधी सागर डैम है ये मध्य प्रदेश में है, सही बात है। किस रिवर पे है, चंबल रिवर के ऊपर है, तो ये वाली बात तो सही है। तो थर्ड ऑप्शन है वो बोल रहा है इंदिरा सागर, ये आंध्र प्रदेश में, तो ये वाली बात भी गलत है। जो नर्मदा रिवर है तो ये भी कहाँ है, MP में ही है। और किस पे है, नर्मदा रिवर, तो इंदिरा सागर नर्मदा रिवर के ऊपर है और गांधी सागर चंबल रिवर के ऊपर है। और मैथान जो रिजर्वोयर है या मैथान डैम है ये कहाँ है, ये बेसिकली झारखंड में है। तो क्या ये छत्तीसगढ़ में, तो ये वाली बात गलत है। तो इसमें भी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। तो ओनली इसमें नोट करेक्ट पूछ रखा है, तो एक ओनली 2 सही है, तो बाकी जो 3 है वो नोट करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो जो 74th वाला क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है वो दे रखा है, द इंडिया सैनिटेशन कोएलिशन इज ए प्लेटफॉर्म टू प्रमोट सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड इज फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड WHO। देखिए इसमें जो पहले वाली बात है ना कि ये एक सस्टेनेबल सैनिटेशन को प्रमोट कर रहा है, ये तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसमें जो सेकंड ऑप्शन दे रखा है ना कि इंडिया ये WHO + GOI का इनिशिएटिव है, तो ये वाली बात गलत है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो ये किसका कौन इसको लेके आया, तो ये बेसिकली जो टाटा ट्रस्ट है उसके द्वारा सपोर्टेड है, टाटा ट्रस्ट एंड जो भी उसके पार्टनर्स हैं, ठीक है। तो पहला जो ऑप्शन है वो तो गलत है। दूसरा बोल रखा है द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर इज द अपेक्स बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड इनोवेटिव सॉल्यूशन टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ अर्बन इंडिया। कि जो NIUA है ये जो मिनिस्ट्री ऑफ महुआ है उसकी अपेक्स बॉडी है और जो अर्बन चैलेंजेस आ रहे हैं उनके रिगार्डिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो देखिए ये NIUA है, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स के अंडर सपोर्ट किया जाता है। तो देखिए इसमें प्रॉब्लम ये अपेक्स बॉडी को लेके है। क्या NIUA मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंडर अपेक्स बॉडी है? नहीं, अपेक्स बॉडी नहीं है। ये बेसिकली क्या होती है, जो मिनिस्ट्री है वो उसको क्या करती है, सपोर्ट करती है, सपोर्टिंग इंस्टीट्यूट, सपोर्ट बाय मिनिस्ट्री। और ये बना किसके अंडर है, तो सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट है, सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट है, उसके तहत ये बना है। तो ये वाला अपेक्स बॉडी होने की वजह से ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, नाइदर वन नॉट टू वुड बी आंसर। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उसमें पूछ रखा है यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल कमेटी, इसके बारे में पूछ रखा है कि ये किसके अंडर सेटअप करी गई है, क्या इसके शेड्यूल वगैरह है उसके रिगार्डिंग। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, इट इज़ ए कमिटी सेटअप बाय UN सिक्योरिटी काउंसिल एंड वर्क अंडर इट्स सुपरविजन। तो बेसिकली क्या है, UNSC के अंडर नहीं काम करती है, ये एक्चुअल में करती है जो UN जनरल असेंबली है उसके सुपरविजन के अंडर ये काम करती है। तो इसको सेटअप भी UNSC से नहीं किया है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट है, इट ट्रेडिशनली मीट इन मार्च, जून एंड सितंबर एवरी ईयर। देखो
इसको अगर हम नॉर्मली भी काउंट करें, मार्च 3rd मंथ आता है, 6th मंथ आता है, 9th मंथ आता है, तो अपने को नहीं भी पता हो ना, तो अगर 3-3 महीने पे कोई बॉडी मिल रही है तो वो फिर दिसंबर में फिर मिलनी चाहिए, क्या फिर वो 4-4 महीने पे मिलेगी? तो ये लॉजिकली ही गलत है कि ये इसे हम सोचें कि भाई कोई बॉडी ऐसी होगी जो 3-3 महीने पे मिलेगी और फिर उसके बाद अगली मीटिंग उसकी 6 महीने बाद होगी, तो ऐसा नहीं होता है। तो एक्चुअल में होता क्या है, ये यूएनजी का जब सेशन स्टार्ट होता है उससे पहले बिगिनिंग में ही मीट करती है, तो जनरली इसकी एक मीटिंग होती है वो सितंबर के आसपास होती है, लेकिन कोई ऐसा फिक्स शेड्यूल नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरा है, इट असेसेस द क्रेडेंशियल ऑफ ऑल यूएन मेंबर्स बिफोर सबमिटिंग ए रिपोर्ट टू जनरल असेंबली फॉर अप्रूवल। देखो ये बॉडी किसके अंडर है, जनरल असेंबली के अंडर है, तो यहाँ से एक हिंट भी मिल रहा है कि ऊपर यूएनएससी की बात कर रहा है, नीचे जनरल असेंबली की बात कर रहा है, और जितने भी यूएन के मेंबर्स हैं उनकी रिपोर्ट बिल्कुल नहीं सबमिट कर सकता है। तो ऑल वर्ड से यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बॉडी ही यूएन की है तो यूएन के सारे मेंबर को असेस करेगा। तो बिल्कुल थर्ड वाला ऑप्शन सही है, और इसमें ओनली 3 वुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पोलर कोड को लेके दे रखा है कि पोलर कोड के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए पोलर कोड क्या होता है, तो बेसिकली एक इंटरनेशनल कोड है जिसके जो किसको रेगुलेट करता है, तो पोलर वाटर में शिप्स, पोलर वाटर में जो भी शिप्स हैं उनके मोमेंट को रेगुलेट करता है, या उनके लिए एक तरीके से ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड्स डिफाइन करता है। ठीक है, तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, कौन लेके आया वो भी देख लेते हैं। आईएमओ जो है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, वो इसको लेके आया था और 2017 में ये फोर्स में आया था। तो पहला जो ऑप्शन है कि इट इज़ इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी फॉर शिप ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर, तो बिल्कुल पहला जो ऑप्शन है वही सही है। और ये क्या क्या एक्चुअल में एड्रेस करता है, तो जैसे आइस नेविगेशन हो गया, शिप डिज़ाइन हो गया, ठीक है, आइस नेविगेशन हो गया, ठीक है, शिप का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, या फिर जो क्रू ट्रेनिंग है उसके रिगार्डिंग इसमें जो प्रोविजंस है वो इंक्लूडेड है। तो एक बार बाकी ऑप्शन देखिए, इट इज़ एग्रीमेंट ऑफ कंट्रीज अराउंड नॉर्थ पोल रिगार्डिंग डीमार्केशन ऑफ देयर टेरिटरी इन द पोलर रीजन। देखो बाउंड्रीज वगैरह की डीमार्केशन के रिगार्डिंग तो कुछ भी बात नहीं हो रखी, तो ये वाली बात तो बिल्कुल सही गलत है। इट इज़ ए सेट ऑफ नॉर्म्स टू बी फॉलोड बाई कंट्रीज हुज साइंटिस्ट अंडरटेक रिसर्च इन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, कि क्या साइंटिस्ट की रिसर्च के रिगार्डिंग कुछ स्टैंडर्ड है, तो ऐसा भी नहीं है, शिप्स के रिगार्डिंग है, तो ये भी गलत है। इट इज़ ए ट्रेड एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट ऑफ मेंबर ऑफ कंट्रीज ऑफ द आर्कटिक काउंसिल, तो ये भी कुछ नहीं है, आर्कटिक काउंसिल के बीच में कोई सिक्योरिटी एग्रीमेंट है, तो नहीं, ऐसा कोई ट्रेड सिक्योरिटी एग्रीमेंट नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 वाला, वो देखते हैं कि जो यूएन जनरल असेंबली के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं और पूछ रखा है कि स्टेटमेंट में क्या क्या सही है। जो पहला स्टेटमेंट है वो है यूएनजीए कैन ग्रांट ऑब्जर्वर स्टेटस टू द नॉन मेंबर, ये वाली बात बिल्कुल सही है, दे सकता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और इवन हम एग्जांपल देखें तो जो होली सी वेटिकन सिटी है इसको ऑब्जर्वर स्टेटस दे रखा है, जो पैलेस्तीन है तो ये क्या है, ये मेंबर नहीं है लेकिन फिर भी इनको ऑब्जर्वर स्टेटस मिल रखा है, तो बिल्कुल यूएनजीए के पास ये पावर होता है। सेकंड है कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कैन सीक ऑब्जर्वर स्टेटस इन यूएनजीए, तो बिल्कुल जो इवन जो ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया या अफ्रीकन यूनियन हो गया, इनको ऑब्जर्वर स्टेटस मिल सकता है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट बोल रखा है कि परमानेंट ऑब्जर्वर इन द यूएन जनरल असेंबली कैन मेंटेन मिशंस एट यूएन हेडक्वार्टर, तो बिल्कुल क्यों नहीं मेंटेन कर सकते हैं, जेनरिक स्टेटमेंट है। यूएन हेडक्वार्टर्स है कहाँ, न्यूयॉर्क में जो यूएन के हेडक्वार्टर्स हैं, और यहाँ पर बेसिकली ये क्या कर सकते हैं, डिस्कशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन इनके पास वोटिंग राइट नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट वैसे सही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल 3 वुड बी करेक्ट, तो 1 2 3 सही है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो टी बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके रिगार्डिंग है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट है टी बोर्ड इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, तो बिल्कुल सही बात है कि ये स्टैट्यूटरी है। और कौन सा एक्ट है, एक टी एक्ट 1953 है, उसके तहत ये बना था, तो ये वाला स्टेटमेंट तो क्या है, सही है। सेकंड स्टेटमेंट है इट इज़ रेगुलेटेड बॉडी अटैच टू द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, तो क्या ऐसा है, नहीं, ये किसके अंडर काम करता है,
मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मोसी के अंडर काम करता है, तो दूसरा स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है कि कोलकाता इसका जो इसका हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है, तो नहीं, जो इसका हेड ऑफिस है वो बेंगलुरु में नहीं है, वो कहाँ है, कोलकाता में। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। बोर्ड हैज़ ओवरसीज ऑफिस एट दुबई एंड मॉस्को, तो ये वाली बात सही है कि इसके जो ओवरसीज ऑफिस है वो कहाँ है, दुबई और मॉस्को में भी इसके ऑफिसेज हैं। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जनरली क्या होता है, टी का हम इंटरनेशनली ट्रेड करते हैं, तो जो दुबई वगैरह या मॉस्को वहाँ भी हमने इसके ऑफिसेज खोल रखे हैं। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, तो 1 और 4 यानी जो डी है वो सही आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो रेफ्यूजी कैंप्स को लेके पूछ रखा है कि जो बिदी बिदी इज़ ए लार्ज रेफ्यूजी सेटलमेंट इन नॉर्थ वेस्ट केन्या, तो ऐसा नहीं है। बिदी बिदी कहाँ है, बिदी बिदी तो युगांडा में है, तो क्या ये केन्या में, तो केन्या में नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, सम पीपल हु फ्लीड फ्रॉम साउथ सूडान वॉर लिव इन बिदी बिदी, तो भी देखिए ये थोड़ा सा क्या जेनरिक स्टेटमेंट भी है कि साउथ सूडान से लोग भाग के बिदी बिदी में चले गए, और बिदी बिदी कहाँ, युगांडा में, तो ये दोनों थोड़े क्या है, नेबरिंग कंट्रीज भी हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, इसमें सम पीपल भी बोल रखे हैं, उससे भी हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं, थोड़ा जेनरिक स्टेटमेंट है। सम पीपल हु फ्लीड फ्रॉम सिविल वॉर इन सोमालिया लिव इन ददाब रेफ्यूजी कॉम्प्लेक्स केन्या, तो देखिए ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। इवन जो ददाब रेफ्यूजी कैंप है वो कहाँ है, केन्या में ही है, तो सोमालिया और केन्या क्या है, आसपास कंट्रीज़ हैं, तो यहाँ पे लोग भाग के जो ददाब वाला रेफ्यूजी कैंप है उसमें चले गए, तो ये बात भी सही है। तो 2 और 3 वुड बी करेक्ट आंसर। अब देखिए एक बार हम मैप पे भी देख लेते हैं, देखो युगांडा यहाँ है, साउथ सूडान ये ऊपर है, इसके बाद अगर हम देखें सोमालिया इधर है और केन्या इधर है, तो देखो अगर साउथ सूडान में कुछ सिविल वॉर चल रहा है तो लोग यहाँ आराम से युगांडा में आ सकते हैं, और यहाँ पे बिदी बिदी जो रिफ्यूजी कैंप है वो है, और अगर सोमालिया में कुछ सिविल वॉर चल रहा है तो वो केन्या में आ सकते हैं, तो वहाँ क्या है, वहाँ जो ददाब जो रेफ्यूजी कैंप था वो है। तो बिल्कुल यहाँ अगर हम ज्योग्राफी का भी हमें थोड़ा ठीक से आइडिया हो तो भी ये क्वेश्चन बन सकता था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रखा है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट, इसके मेंबर कौन कौन से। देखो पहली बात तो ये समझ आना चाहिए कि भाई टर्किक से मतलब क्या है, कहीं ना कहीं जो तुर्क पीपल है या जो टर्की में पीपल रह रहे हैं तो वो जो लैंग्वेज या कल्चर फॉलो करते हैं वैसा सा कल्चर होगा। अब देखिए इन दोनों के बारे में अपने को पता है कि अर्मेनिया और अजरबैजान में लड़ाई चल रही है, और कहीं ना कहीं टर्की अजरबैजान के साथ खड़ा रहता है, तो ये दूसरा ऑप्शन सही होना चाहिए, पहला गलत होगा। अगर पहला जैसे ही गलत होता है तो 1 और 3 जो ए और बी है वो गलत हो जाते हैं। दूसरा क्या है कि क्रोएशिया और रोमानिया ये बेसिकली क्या है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, तो इनका क्या टर्की स्टेट से कोई लेना देना है, चांस कम है। लेकिन जो उज्बेकिस्तान है उसके चांस उस अगर हम 3 और 4 को हटा देंगे तो अपना ये हट जाएगा, और बेसिकली जो सी ऑप्शन है वो बच जाएगा, तो ऐसे में उज्बेकिस्तान के चांस बढ़ जाते हैं, तो 2 और 5 है वो सही है। लेकिन अब हम देख लेते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट है उसमें आता कौन कौन है, तो उसमें बिल्कुल एक तो टर्की आता है, ठीक है, अजरबैजान आएगा, उसके बाद आपका कजाकिस्तान आ जाएगा, उसके बाद आपका किर्गिस्तान आ जाएगा, और आ जाएगा उज्बेकिस्तान। तो ये बेसिकली कंट्रीज हैं जो फुल टाइम मेंबर हैं। जबकि कुछ ऑब्जर्वर मेंबर की बात करें तो उसमें कौन कौन है, हंगरी है आपका, और जो तुर्कमेनिस्तान है वो है, तो ये 2 कंट्रीज क्या हैं इसमें ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा होल्ड करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 86 वाला, उसमें सेनकाकू आइलैंड के रिगार्डिंग पूछ रखा है कि कौन सा ऐसा है जो बेस्ट न्यूज़ को रिफ्लेक्ट करता है सेनकाकू आइलैंड के रिगार्डिंग। तो देखिए जो पहला ऑप्शन है ना वो क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन बोल रहा है कि इट इज़ जनरली बिलीव्ड दैट दे आर आर्टिफिशियल आइलैंड मेड बाय ए कंट्री अराउंड साउथ चाइना सी। तो देखो क्या ये आर्टिफिशियल आइलैंड है, तो पहली बात तो यहीं से गलत की है, क्या है, नेचुरल आइलैंड है। उसके बाद साउथ चाइना सी में है, तो ये वाली बात भी गलत है। ये बेसिकली कहाँ है, जो ईस्ट चाइना सी है, ईस्ट चाइना सी है वहाँ पर है, तो ये भी गलत है।
अब जो दूसरा स्टेटमेंट है, चाइना एंड जापान एंगेज इन मैरीटाइम डिस्प्यूट ओवर दीज आइलैंड्स इन ईस्ट चाइना सी। देखो लोकेशन भी सही है और चाइना और जापान के बीच में एक डिस्प्यूट है, तो ये वाली बात भी सही है, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। ए परमानेंट अमेरिकन मिलिट्री बेस हैज़ बीन सेटअप देयर टू हेल्प ताइवान टू इंक्रीज डिफेंस कैपेबिलिटीज। देखिए ये कि ताइवान के लिए अमेरिका ने एक मिलिट्री बेस सेटअप कर दिया है, तो ये तो कोई लेना देना नहीं है, ऐसा कोई बेस अमेरिका का जो ईस्ट चाइना सी है वहाँ पर नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है कि दो ICJ डिक्लेयर्ड देम एज नो मैन्स आइलैंड, सम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज क्लेम देम। तो ऐसी कोई भी जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसकी रूलिंग नहीं आई है, तो ये भी इरेलेवेंट है, इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। एक छोटा सा फैक्ट याद कर लेते हैं, जो ये साउथ चाइना सी में डिस्प्यूट की बात कर रहा है, साउथ चाइना सी, ठीक है। तो यहाँ पर दो आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका नाम क्या है, एक तो स्पार्टले आइलैंड है और दूसरा क्या है, पैरासेल आइलैंड है। तो ये दोनों आइलैंड भी बेसिकली डिस्प्यूटेड है और ये दोनों साउथ चाइना सी में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कंट्री और जो उसके रिगार्डिंग न्यूज़ है उनको मैप करवाया है। तो क्या चार्ट में सबसे पहले बोल रखा है कि सेटिंग अप ऑफ परमानेंट मिलिट्री बेस बाय चाइना, चाइना ऐसा कोई मिलिट्री बेस चार्ट में सेटअप कर रहा है, तो ये वाली बात गलत है। चाइना का जो परमानेंट मिलिट्री बेस है वो एक ही जगह है और वो क्या है, जिबूती, ठीक है। तो क्या चार्ट में है, तो ये वाली बात तो गलत है। इसके बाद जो गिनिया है उसके रिगार्डिंग है कि यहाँ सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट बाय मिलिट्री, तो ऐसा हुआ है। तो बिल्कुल जो एक इंस्टेबिलिटी देखी गई थी और 2021 में मिलिट्री कूप हुआ था यहाँ पे, ठीक है, मिलिट्री कूप देखा गया था, तो ये वाली बात सही है कि चार्ट में ऐसा एक कूप देखा गया था। थर्ड है कि लेबनान में इकोनॉमिक डिप्रेशन देखा जा रहा है, तो ये वाली बात भी सही है। लेबनान में जो एक तरीके से करेंसी कोलैप्स हो गई है, ठीक है, उसके बाद एक तरीके से हाइपर इन्फ्लेशन देखी जा रही है और जो बैंकिंग क्राइसिस वगैरह वो भी देखा जा रहा है। तुनीसिया है, वहाँ पर क्या ऐसा कुछ देखा गया है कि सस्पेंशन ऑफ पार्लियामेंट बाय प्रेसिडेंट, तो बिल्कुल ये वाली न्यूज़ भी सही है कि 2021 में यहाँ भी जो प्रेसिडेंट केस सईद है उनको सस्पेंड कर दिया था या उन्होंने पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया था। तो जो चौथा है वो भी सही है, तो इसमें ऑल थ्री वुड बी करेक्ट आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर वही कि रीजन को मैच करवा रखा है किससे, कंट्री से। तो सबसे पहला है कि एनाटोलिया, ये कहाँ है, टर्की से रिलेटेड है, बिल्कुल टर्की में एनाटोलिया है। तो जो मेनलैंड एशियन मेनलैंड टर्की है वहाँ पर एनाटोलिया, तो बिल्कुल सही बात है। अम्हारा रीजन क्या इथोपिया में है, तो ये वाली बात भी सही है। और ये क्यों न्यूज़ में रहता है, क्यों जो टिग्रे रीजन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उसके रिगार्डिंग ये बार बार न्यूज़ में रहता है, तो अम्हारा इथोपिया में है, ये वाली बात भी सही है। थर्ड है केबो डेलगाडो, क्या ये स्पेन में, तो ये वाली बात भी गलत है। ये कहाँ है, ये बेसिकली मोजाम्बिक में है, मोजाम्बिक, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद कैटालोनिया, ये क्या इटली में, नहीं, ये बेसिकली कहाँ है, स्पेन में। तो बहुत में ऐसा देखा गया कि जो डायगोनली अपोजिट ऑप्शन है वो सही हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि कैटालोनिया स्पेन में, इटली में नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो इसमें जो ओनली 2 है वो सही आंसर होगा। तो इसी के साथ हमने इसके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और मैपिंग के रिगार्डिंग PYQs थे वो डिस्कस कर लिए। आप इस चैनल पे मेरी जो बाकी प्लेलिस्ट है उसको भी जाके फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।